Hello students, how are you? Hope you all are doing well. Today we will continue the chapter from topic what makes India a federal country. ऐसी कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं. We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversities. प्रीवियसली चैप्टर में हमने पढ़ा था किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका को जो है अपनी डाइवर्सिटीज़ की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता था. What about a vast country like India with so many language, religions and region? तो इंडिया जो कि बहुत बड़ा देश है जहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस अलग अलग रीजन अलग अलग रीजन को फॉलो करते हैं. What are the power sharing arrangement in our country? इंडिया में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्या है? लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की. इंडिया हैड एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. इंडिया एक आज़ाद देश बना था जब भारत का विभाजन भी हुआ था. तो आज़ादी के साथ साथ इंडिया को विभाजन का दर्द भी झेलना पड़ा. सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री. आज़ादी के कुछ समय बाद जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें से कई प्रिंसली स्टेट जो हैं भारत का हिस्सा बने. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. हमारे संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया है. ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन. कहीं पर भी भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है. द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म. हालांकि फेडरलिज्म शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा जो संविधान है, हमारा जो इंडियन यूनियन है, उसके वो फेडरलिज्म के सिद्धांत पर बना हुआ है, सिद्धांत पर बेस है. लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव. वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कल हमने क्लास में सब फेडरलिज्म के की फीचर्स पढ़े थे. अगर हम उन सभी की फीचर्स को एक बार दोबारा से देखें तो वो सातों की फीचर्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हमारे संविधान में 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है. यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई. 2 तरह की सरकारों की बात की गई है. लेटर अ 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़. बाद में एक 3rd टायर भी ऐड किया गया था in the form of पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. हर टायर का यानी कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना अलग जुडिक्शन है, उनका अपना अलग एरिया, सेपरेट एरिया है. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. हमारे संविधान में क्लियरली मेंशन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं. दस इट कंटेन 3 लिस्ट. तो हमारे संविधान में 3 लिस्ट का वर्णन किया गया है. फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट. इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, देश के इंपॉर्टेंस के लिए, जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, इस तरह के सब्जेक्ट आते हैं. दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर थ्रू आउट द कंट्री. ये जो विषय हैं, ये जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में इसलिए डाले गए हैं क्योंकि ये वो विषय है जिसमें पूरे देश के लिए एक जैसा कानून बनाना ज़रूरी है. द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैंशन इन द यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैंशन किए गए हैं, जो भी सब्जेक्ट मैंशन किए गए हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का होता है. सेकेंड जो लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट. इट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस. स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट जो इसमें आते हैं जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन. द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट. हर स्टेट गवर्नमेंट को इन लिस्ट में कानून बनाने का अलग अलग अधिकार होता है. थर्ड लिस्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट. इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. कॉमन इंटरेस्ट के जो कि यूनियन गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन. ये कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है. बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट. दोनों ही तरह की सरकारें इन लिस्ट में दिए गए विषय पर कानून बना सकती हैं. बट इफ़ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई भी एक विषय, मान लीजिए
एजुकेशन का कोई विषय है, कोई टॉपिक पे जिसमें दोनों ने ही कानून बनाया है, लेकिन दोनों ही कानून एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो कानून यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया होगा वही लागू होगा, वही प्रिवेल होगा। If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. What about the subject that do not fall in any of these three lists? उन सब्जेक्ट्स के बारे में क्या जो इन तीनों ही लिस्ट में कहीं नहीं आते। और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि संविधान बनने के बाद इम्पोर्टेंस में आए हैं। According to the Constitution, the Union government has the power to legislate on this residuary subject. संविधान के अनुसार जो है ये जो according to our Constitution, हमारे संविधान के अनुसार जो है जो ये बाकी की जो पावर्स हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, रेसिडुअरी जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट का ही होगा, यानी कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है।